दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आया हूँ आईबीए की इनविटेशन लेटर जो नेगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग के साथ है। वर्कमैन यूनियन एंड ऑफिसर्स यूनियन दोनों की मीटिंग के बारे में बताया गया है। तो उसके बारे में लेट नाइट में मैं वीडियो डाल रहा हूँ। सुबह में इसको 5 बजे अपलोड करूँगा। तो आज 6 नवंबर है और 7-8 का दिन है। 9 नवंबर को 11 बजे मीटिंग है। मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। ये जो लेटर है संजीव कुमार बंदलिश को एड्रेस किया गया है। संजीव कुमार बंदलिश कन्वीनर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन इसको लिखा है। आज की डेट में 6 नवंबर का ये लेटर है 2023। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कंसल्टेशन विद द चेयरमैन नेगोशिएटिंग कमेटी श्री M.B. राहो MD CEO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने ये कहा कि थर्सडे को 9 नवंबर को 2023 फ्राम 11 AM to 1 PM कमेटी में रूम IBA के मीटिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मुंबई में मीटिंग होगी। तो सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाए। यही एक लाइन है जो मैंने बतानी है आपको। और मिर्च मसाला मैं लगाता नहीं हूँ। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल का आपको पता ही है। तो हम ऑथेंटिकेटेड बात करते हैं। जितनी बात लिखी हुई है उतनी ही बात करी जाती है। जितनी बात इन राइटिंग हमारे हाथ में आई है उतनी ही बात करी जाती है। तो 9 नवंबर को 7, 8 और 9 नवंबर को दिवाली से 3 दिन पहले ये मीटिंग हो रही है। तो ये जो मीटिंग है ये जल्दी क्यों हो रही है? पहले तो आपने देखा ही था कि 3-3 महीने के लिए UFBU उनको लेटर लिखते थे, रिक्वेस्ट करते थे हमारे साथ बातचीत शुरू करो, बातचीत शुरू करो, बातचीत शुरू करो, नेगोशिएशन शुरू करो। उसके बाद वो स्ट्राइक की धमकी देते थे कि हम 2 दिन की स्ट्राइक पर जा रहे हैं। फिर वो लेटर डालते थे, फिर 2 महीने आगे की मीटिंग रख देते थे। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो 1 दिसंबर की डेडलाइन दी है, तो 1 दिसंबर को भी कितने दिन बाकी हैं? अगर 9 नवंबर को मीटिंग होती है तो उनके पास 21 डेज़ बाकी रह जाते हैं। 20 डेज़ ही बाकी रह जाते हैं। तो 20 डेज़ में 2 मीटिंग और हो जाएंगी तो उसमें सारा कुछ ही फाइनल करना है। अभी तक सिर्फ DA मर्जर 8088 पॉइंट जो है वो फाइनल, लोड फैक्टर अभी बाकी है। वेज रिवीजन की परसेंटेज जो टोटल परसेंटेज है वो बाकी है। इन्होंने कभी नहीं बताया कि हम क्या मांग रहे हैं। चार्ट ऑफ डिमांड में भी ये नहीं बता रहे हम क्या मांग रहे हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 40% मांग रहे हो कि 50% मांग रहे हो कि 100% मांग रहे हो, ये हमारे को पता ही नहीं है कितना मांग रहे हो। तो 15% उन्होंने ऑफ़र लगाई है। दिस इज़ ए गुड ऑफ़र इन कंपैरिजन टू अदर ऑफर्स ऑफ प्रीवियस बाइपार्टाइट सेटलमेंट्स। क्योंकि पिछली बाइपार्टाइट सेटलमेंट हमें याद है कि 0.5% उन्होंने ऑफ़र लगाई थी। आज वो सीधा ही 15% पे ऑफ़र लगा रहे हैं। तो आप 30% मांग लीजिए, 30% पे अटक जाइए और 30% बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्योंकि उनके पास, हमारे पास डाटा है। हम डॉलर के साथ कंपैरिजन करेंगे रुपी को, एक वो डाटा है। एक रुपी का UK के, यूनाइटेड किंगडम के पाउंड के साथ कंपैरिजन करें तो हमारे पास डाटा है। और इंडिया में हम कंपैरिजन करें तो हम बता सकते हैं लकड़ी का रेट कितना बढ़ गया है, चीनी का रेट कितना बढ़ गया है, टमाटर 250 रुपये किलो हो गए हैं। तो ये कंज्यूमर आइटम्स का भी हम डिटेल दे सकते हैं। अगर अच्छा रिप्रेजेंटेटिव यूनियन में बैठा हो नेगोशिएटिंग कमेटी के साथ मीटिंग करने के लिए, तो उनको कन्विंस करवाया जा सकता है कि रुपये की वैल्यू क्या रह गई है। आज से 5 साल पहले 2017 में 2017 में जब वेज रिवीजन हमने करी थी तो लेबर जो है वो कितनी दिहाड़ी लेता था? 300 रुपया पंजाब जैसे स्टेट में, आज 700 रुपया दिहाड़ी लेता है। डबल हो गई है उसकी दिहाड़ी, डबल से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या बैंक कर्मचारी जो है वो लेबर के बराबर भी दिहाड़ी नहीं मांग सकता है? पढ़ा लिखा स्किल्ड वर्कर है, लाखों करोड़ों रुपए का काम करता है, कितना रिस्की काम करता है। क्या उसकी दिहाड़ी 2000 रुपये, पहले 1500 रुपये दिहाड़ी थी तो 3000 रुपये दिहाड़ी नहीं हो सकती? तो ऐसे ही सारा कुछ कंसिड्रेशन देखें तो उसको विचार करने की ज़रूरत है। तो 2017 में डॉलर 65 रुपीज़ के आसपास था, आज 83 रुपीज़ के है। तो उसका कंपैरिजन करके दिखाएं कि डॉलर कितना बढ़ गया है, पाउंड कितना बढ़ गया है।
रेलवे का टिकट कितना बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने बढ़ गए हैं। साइकिल स्कूटर स्टैंड पे जब स्कूटर ब्रांच मैनेजर जब जाता है सुबह बस पकड़ता है तो 5 रुपये में स्कूटर स्टैंड पे स्कूटर खड़ा करता था, आज 15 रुपये ले रहे हैं, 15 रुपीज़, 3 गुना उसकी कीमत बढ़ गई है। तो सैलरी भी हमारी 3 गुना बढ़नी चाहिए। देयर शुड बी 300% इंक्रीज इन बैंक एम्प्लॉइज सैलरी। तो कम से कम 50% इंक्रीज जो है उसके ऊपर आपको स्टैंड लेना चाहिए। 50% इंक्रीज होनी चाहिए कम से कम। लोएस्ट लीस्ट पेमेंट लीस्ट इंक्रीज, तो उसके ऊपर 15% तो बहुत मीगर है, बहुत कमज़ोर है। अगर 15% इंक्रीज़ हो जाती है और हम वेज रिवीजन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम इंडिया में बैंक एम्प्लॉइज 127th पोजीशन पर आ जाएगा। जैसे आज हम खड़े हैं 127वें नंबर पर हम लोएस्ट पेड एम्प्लॉई में आ जाएंगे। तो इसलिए सबसे ऊपर आने के लिए जो सबसे रिस्की जॉब कर रहा है, कस्टमर सर्विस दे रहा है, अच्छी लिप सर्विस दे रहा है, पोलाइटनेस है, सबमिसिवनेस है, पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, डेकोरम है, बैंक के अंदर सारी चीज़ें हैं। ड्रेस कोड भी है, जीन की पैंट डालकर, हाफ स्लीव शर्ट डालकर और स्पोर्ट शूज डालकर हम नहीं जा सकते हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लाई कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो सारा कुछ ध्यान में रखते हुए और बैंक की लेट सीटिंग को ध्यान में रखते हुए, एक तो वर्किंग आवर्स ही इतने टफ हैं, उसके बाद 3-4 घंटे लेट सीटिंग कंपलसरी हो गई है। एक रिवाज बन गया है, एक फैशन बन गया है कि रात के 9 बजे से पहले हम ब्रांच बंद ही नहीं कर सकते, और रात के 9 बजे बंद करने के बाद भी VVR को घर ले के जाते हैं। वहाँ जाके रात को खाना खाने के बाद 11 बजे फिर डे बुक चेकिंग शुरू कर देते हैं। VVR चेकिंग शुरू करके रात के 12-1 बजे सोते हैं। सुबह 5 बजे फिर फील्ड में जाना होता है, क्योंकि जो भी लोन करे हैं उनकी किस्तें नहीं आ रही हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट टूट रही है, करैक्टर लो है, EMI डिफ़ाल्टर बहुत बैठे हैं। तो उनके लिए उनके घर में जाकर बार बार हाथ जोड़कर इंस्टॉलमेंट मांगनी पड़ रही है। वो धोखा दे रहे हैं, हर बार वो लारा लगाते हैं, झूठा प्रॉमिस कर लेते हैं। तो 5 बजे फील्ड में जाके 9:30 बजे फिर ब्रांच में पहुंचना होता है। तो इसका सारी कन्विंस कराई जाए, तो IBA को उनको सारी बातें बताई जाएं कि ये हाल है, बैंक का एम्प्लाई इस हालत से गुजर रहा है। तो उसके ऊपर 50% इंक्रीज़ जो है मिनिमम इंक्रीज़ होगी। तो मेरी बात को अगर मान जाएं, मेरी दलीलें अगर आपको उनको सुनाएं, मेरी वीडियो ही IBA को सुनाएं तो वो मान भी सकते हैं। तो इतनी सी बात मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।